नमस्कार। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास स्रोत के तौर पर इंडिया सुप्रीम कोर्ट, गार्डियन ऑफ जस्टिस एंड रिफॉर्म के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। ये इस शक्तिशाली संस्था की भूमिका और इसके गहरे असर पर रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है इस सामग्री के आधार पर ये समझना कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इतना अहम क्यों है, इसकी खास शक्तियां क्या हैं और इसका प्रभाव कितना व्यापक है। स्रोत में न्यायालय की एक बहुत सक्रिय भूमिका का संकेत मिलता है, जो सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस संस्था की परतों को खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वतः संज्ञान, या जिसे सुओ मोटो कहते हैं, उस अवधारणा से। स्रोत इसे एक ऐसी असाधारण शक्ति के रूप में पेश करता है जहां न्यायालय किसी याचिका का इंतजार किए बिना खुद ही पहल करता है। हाँ, जनहित के मामलों में दखल दे सकता है। जैसे हाल ही में कोविड-19 महामारी के समय वो जो प्रवासी मजदूरों की तकलीफों का मामला था। हाँ, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। न्यायालय का स्वतः संज्ञान लेना उसका एक ज्वलंत उदाहरण था। ये जानना दिलचस्प है कि ये शक्ति न्यायालय को पारंपरिक अदालतों से कैसे अलग करती है। देखिए, ये स्वतः संज्ञान की शक्ति वाकई न्यायालय की भूमिका को काफी हद तक बदल देती है। ये उसे महज कानूनों के निष्क्रिय व्याख्याकार से कहीं ज्यादा न्याय का एक सक्रिय मध्यस्थ बना देती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब व्यवस्थागत अन्याय या संवैधानिक मूल्यों के हनन का अंदेशा हो, तो न्यायालय मूक दर्शक बने रहने की बजाय वो कदम उठाने की क्षमता रखता है। अच्छा। और ये सीधे तौर पर न्यायालय की उस भूमिका से जुड़ता है जिसे स्रोत संविधान का संरक्षक कहता है। हाँ, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। इसका एक बड़ा काम सरकार की विभिन्न शाखाओं, कार्यपालिका, विधायिका और यहाँ तक कि न्यायपालिका के निचले स्तरों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना है, जिसे हम नियंत्रण और संतुलन या चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी संवैधानिक सीमाओं को ना लांघे। और इस संवैधानिक संरक्षक की भूमिका का एक काफी नाटकीय उदाहरण स्रोत में मिलता है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975 मामला। वो तो लैंडमार्क केस है। हाँ, स्रोत बताता है कि कैसे न्यायालय ने 39वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर रहा था। यहां स्रोत एक बेहद अहम बिंदु उजागर करता है कि संवैधानिक सिद्धांत व्यक्तिगत या राजनीतिक शक्तियों से ऊपर हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वो मामला दिखाता है कि संविधान की सर्वोच्चता और खासकर उसकी मूल संरचना को बचाने के लिए न्यायालय कितने कड़े कदम उठा सकता है। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि शक्ति संतुलन और कानून के शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक था। तो हमने देखा कि न्यायालय कैसे सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, लेकिन इस सक्रियता के लिए एक और चीज बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र स्रोत में प्रमुखता से है: न्यायिक स्वतंत्रता। बिल्कुल, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि न्यायालय की कार्यप्रणाली का आधार है। स्रोत के अनुसार यह स्वतंत्रता ही इसे कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त होकर फैसले लेने का अधिकार देती है। सही बात है। और इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायालय कितना सजग है, इसका प्रमाण है एनजेएसी केस 2015। हाँ, वो भी काफी चर्चित रहा। इसमें न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने वाले संवैधानिक संशोधन और कानून दोनों को रद्द कर दिया था। स्रोत यहाँ एक दिलचस्प तनाव उजागर करता है। न्यायालय ने अपनी संस्थागत स्वतंत्रता को न्यायिक नियुक्तियों में संभावित पारदर्शिता बढ़ाने वाले एक तंत्र यानी एनजेएसी के ऊपर रखा। ये प्राथमिकता न्यायालय के आत्मबोध और उसकी शक्ति संतुलन की उसकी अपनी व्याख्या के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो ये स्वतंत्रता इतनी अहम क्यों मानी जाती है? देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता के बिना निष्पक्ष न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर न्यायपालिका बाहरी दबावों, चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक हों या किसी और तरह के आगे झुक जाए, तो फिर वो संविधान की संरक्षक या नागरिकों के अधिकारों की रक्षक कैसे रह पाएगी? ये स्वतंत्रता ही उसे बिना किसी डर या पक्षपात के कानून की व्याख्या करने और उसे लागू करने की शक्ति देती है। सही। और यह स्वतंत्रता शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
ये न्यायालय को इस बात की जांच करने का अधिकार देती है कि क्या कार्यपालिका या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या लिए गए फैसले संवैधानिक दायरे में हैं। अच्छा। एनजीएसी मामले में न्यायालय का तर्क ये था कि प्रस्तावित आयोग में कार्यपालिका का प्रभाव न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता था, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसलिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे रद्द करना जरूरी समझा गया। ये संतुलन सिर्फ शक्तियों के पृथक्करण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न संवैधानिक मूल्यों के बीच सामंजस्य बिठाने में भी नजर आता है, जैसा कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में दिखता है। हाँ, मिनर्वा मिल्स। स्रोत इस फैसले को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करने वाले के रूप में देखता है। इसने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, और वो क्या कहते हैं, सामाजिक क्रांति के रथ के दो पहिए हैं। बिल्कुल। मिनर्वा मिल्स का निर्णय न केवल इन दो महत्वपूर्ण हिस्सों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, बल्कि ये संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को भी पुष्ट करता है। मतलब वो बुनियादी सिद्धांत जिन्हें संसद भी संशोधन के जरिए नहीं बदल सकती। अच्छा। ये दर्शाता है कि न्यायालय कैसे विभिन्न संवैधानिक अनिवार्यताओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, ताकि संविधान की समग्र भावना सुरक्षित रहे। अब एक और महत्वपूर्ण आयाम पर आते हैं, जिस पर स्रोत काफी जोर देता है, वो है सामाजिक सुधारों में न्यायालय की भूमिका। सोशल रिफॉर्म्स। ऐसा लगता है कि न्यायालय ने केवल कानूनी व्याख्या तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सक्रिय रूप से सामाजिक बदलाव लाने और विशेषकर हाशिए पर मौजूद समूहों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया है। बिल्कुल। इसका एक बेहद सशक्त और हालिया उदाहरण नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामला है। हाँ, धारा 377 वाला। हाँ भाई, इस ऐतिहासिक फैसले ने सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के हिस्से को असंवैधानिक करार दिया। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक नजरिए को भी सीधी चुनौती दी। ऐसे फैसलों का समाज पर वास्तविक असर क्या होता है? देखिए, ऐसे न्यायिक हस्तक्षेपों का असर बहुआयामी होता है। पहला तो ये कि वो सीधे तौर पर कानून बदलते हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर फर्क पड़ता है, जैसा नवतेज जौहर मामले में LGBTQ+ समुदाय के साथ हुआ। हाँ, सही। उन्हें कानूनी मान्यता और गरिमा मिली। लेकिन इससे भी बढ़कर, जैसा कि स्रोत संकेत करता है, ये फैसले सामाजिक संवाद को बदलते हैं। ये उन मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ते हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती, और धीरे धीरे सामाजिक सोच को प्रभावित करते हैं। न्यायालय की व्याख्याएं समाज को अपने ही पूर्वाग्रहों और मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ये बात तो है। और ये भूमिका न्यायालय के एक और महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ती है, जिसे हम जवाबदेही तंत्र कह सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अच्छा। न्यायालय सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करता, वो सरकारों और संस्थाओं को उनके कामों के लिए जवाबदेह भी ठहराता है। जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहती है, या जब उसके कार्यों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करके उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकता है। इसका कोई उदाहरण? हाँ, स्रोत इसके लिए ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 का क्लासिक उदाहरण देता है। ओल्गा टेलिस? हाँ, इस मामले में न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वालों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जबरन हटाने के खिलाफ फैसला सुनाया। महत्वपूर्ण बात ये थी कि न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या को विस्तृत करते हुए उसमें आजीविका के अधिकार को भी शामिल किया, राइट टू लाइवलीहुड। वाह! ये फैसला दिखाता है कि कैसे न्यायालय न केवल अधिकारों को परिभाषित करता है, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में लागू करवाने और सरकार को नागरिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने का भी प्रयास करता है। ये सचमुच ध्यान देने योग्य है कि कैसे न्यायालय कानूनी व्याख्या के जरिए अधिकारों का दायरा बढ़ाता है और उन्हें वास्तविक अर्थों में प्रभावी बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अब एक और पहलू जो स्रोत के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट बनाता है, वो है इसका प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं के पार। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि एक राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रासंगिक हो जाते हैं। स्रोत विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले का उल्लेख करता है, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। हाँ, विशाखा गाइडलाइंस। जैसे मंचों पर भी मानकों को प्रभावित किया।
इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान के क्या मायने हैं? इसके गहरे मायने हैं। ये दर्शाता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायशास्त्र, मतलब उसकी जूरिस्प्रूडेंस, केवल भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे नवाचारी और मानवाधिकार केंद्रित सिद्धांत विकसित हुए हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर पहचाना और सराहा जा रहा है। अच्छा। विशाखा दिशा निर्देश इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे न्यायालय ने कानूनी शून्यता की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संवैधानिक मूल्यों का सहारा लेकर एक व्यावहारिक और प्रभावी ढांचा तैयार किया। यह जानना आकर्षक है कि कैसे मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भारतीय न्यायालय के फैसले अन्य देशों के न्यायालयों और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के लिए एक संदर्भ बिंदु बन रहे हैं। ये भारतीय न्यायपालिका की बौद्धिक गहराई और उसके प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रमाण है, जैसा कि स्रोत रेखांकित करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो स्रोत के आधार पर हमने देखा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक बहुआयामी संस्था है। बिल्कुल। ये स्वतः संज्ञान लेकर न्याय का सक्रिय वाहक बनता है, संविधान के संरक्षक के तौर पर शक्तियों का संतुलन साधता है, अपनी स्वतंत्रता को मजबूती से बचाता है, सामाजिक सुधारों को दिशा देता है, सरकारों को जवाबदेह बनाता है और यहाँ तक कि इसका न्यायशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालता है। स्रोत का निष्कर्ष भी यही है कि ये विश्व मंच पर एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली न्यायपालिका के रूप में स्थापित हुआ है। बिल्कुल सही। और इस पूरी तस्वीर में न्यायालय की एक दिलचस्प द्वंद्वात्मक स्थिति दिखती है, जिस पर स्रोत भी इशारा करता है। एक और इसकी सक्रियता, जिसे अक्सर न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है, उसने निश्चित रूप से लोकतंत्र को गहरा किया है, नागरिकों के अधिकारों का विस्तार किया है और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। इसने कई मौकों पर विधायी या कार्यकारी शून्यता को भरा है। लेकिन दूसरी ओर यही सक्रियता कभी-कभी न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच की चिंता भी पैदा करती है। यानी ये सवाल उठता है कि क्या न्यायालय कभी-कभी अपनी संवैधानिक सीमाओं को लांघकर विधायिका या कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र में ज्यादा दखल दे रहा है? अच्छा, ये संतुलन वाला सवाल। हाँ, स्रोत इस संतुलन की नाजुकता की ओर संकेत करता है। ये एक सतत बहस का विषय है कि सक्रियता और संयम के बीच सही रेखा कहाँ खींची जाए। लिहाजा एक निरंतर संतुलन साधने की जरूरत बनी रहती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तमाम जटिलताओं के बावजूद भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को आकार देने, न्याय तक पहुंच बढ़ाने और बदलते समय के साथ कानूनी सिद्धांतों को विकसित करने में एक केंद्रीय और अपरिहार्य भूमिका निभाई है और निभा रहा है। ये वाकई एक गहरी और लगातार विकसित हो रही कहानी है। स्रोत हमें न्यायालय की सक्रियता और संतुलन की जरूरत दोनों दिखाता है। यहाँ सोचने के लिए एक बात यह निकलती है, भविष्य में टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विकास, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियां और समाज की बदलती नैतिक अपेक्षाएं, ये सब इस नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित करेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यायालय इन नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे ढालेगा, ये देखना आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। इस महत्वपूर्ण विषय की जटिलताओं को समझने की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दे पाया होगा। खोज जारी रखें।